ठीक है। देखो भाई, अकाउंटेंसी जो हमारा न्यू सेशन है, इसमें 80 मार्क्स का पेपर आना है थ्योरी का, ठीक है ना। 80 मार्क्स का पेपर आना है थ्योरी का, और 20 मार्क्स का होना है प्रैक्टिकल, ठीक है ना। और उसमें क्या होना है, प्रोजेक्ट फाइल है तुम्हारी, प्रोजेक्ट फाइल जो है वो है 12 मार्क्स की, और वाइवा होगा 8 मार्क्स का, ठीक है। टोटल हो गए 20 मार्क्स, और 80 मार्क्स की थ्योरी आएगी। और जो थ्योरी है उसके अंदर 3 बुक्स हम पढ़ेंगे, वॉल्यूम फर्स्ट, वॉल्यूम सेकंड एंड वॉल्यूम थर्ड, ठीक है। 3 बुक हम पढ़ेंगे। वॉल्यूम फर्स्ट जो है वो है पार्टनरशिप से रिलेटेड, ठीक है, पार्टनरशिप से रिलेटेड। और ये जो है, इसमें जो है 36 मार्क्स का आएगा पेपर में, ठीक है। वॉल्यूम फर्स्ट में कितने मार्क्स का आएगा, 36 मार्क्स का। और वॉल्यूम सेकंड जो है वो कंपनी के अकाउंट से रिलेटेड है, ठीक है ना। कंपनी के अकाउंट्स इसमें हम देखेंगे कैसे प्रिपेयर करते हैं। और ये जो आएगा वो आएगा 24 मार्क्स का, टोटल हो गए 60 मार्क्स। और जो वॉल्यूम थर्ड है ये आएगा 20 मार्क्स का, ठीक है। क्लियर है। तो 3 बुक्स, कहने का मतलब अगर हम देखेंगे तो 3 बुक्स हमने अकाउंट्स की इस बार प्रिपेयर करनी है, ठीक है। और हर बुक कितने मार्क्स की है, एक 36 की, एक 24 की और एक 20 मार्क्स की। तो पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो वॉल्यूम फर्स्ट से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वॉल्यूम फर्स्ट देखो, वॉल्यूम फर्स्ट में फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ याद रखना कि देखो, जो कंपनी से अकाउंट है 24 मार्क्स का, इसके अंदर हमें बस 2 ही चैप्टर पढ़ने हैं, लेकिन 2 चैप्टर है तो लेंथी वैसे, बस 2 ही चैप्टर पढ़ने हैं। और इसके अंदर 4 या 5, पहले 4 थे अब 5, एक ऐड हो गया टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो 5 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है ना। टोटल 5 हो गए, एक ऐड हो गया, ठीक है। चलो, तो वॉल्यूम फर्स्ट में स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज। वॉल्यूम फर्स्ट, इसका चैप्टर नंबर 1, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो सबसे पहले फंडामेंटल का मीनिंग क्या होता है, अगर देखें फंडामेंटल का मीनिंग, फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक्स। तो हम इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ेंगे क्या, बेसिक्स पढ़ेंगे किसके, पार्टनरशिप के, ठीक है। बेसिक पढ़ेंगे पार्टनरशिप के, एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें पार्टनरशिप में होती हैं। अच्छा, अब एक पर्सन है जो सड़क पे चलता जा रहा है, ठीक है। तो सड़क पे कैसे चलना है, ग्रीन लाइट पे रुकना है, ठीक है, रेड पे चलना है ना। रेड लाइट पे क्या होता है, रुकना होता है, ग्रीन पे चलना होता है। तो ये चीज़ें कहाँ लिखी हुई हैं, ये सारी चीज़ें मोटर व्हीकल एक्ट में लिखी हुई हैं। कहाँ पे लिखी हुई है, मोटर व्हीकल एक्ट में। मतलब उस एक्ट में ये बातें लिखी गई है कि भाई ग्रीन पे आप चलोगे, और ठीक है, मोटर व्हीकल एक्ट में, ठीक है, मोटर व्हीकल एक्ट में लिखा हुआ है। मोटर व्हीकल एक्ट में क्या लिखा हुआ है कि ये जो पर्सन है ग्रीन लाइट पे, मतलब जब भी ड्राइव करेगा ग्रीन लाइट पे रुकेगा, रेड पे चलेगा, ये सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। सिमिलरली इस चैप्टर में हम पढ़ क्या रहे हैं, पार्टनरशिप, ठीक है। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। और पार्टनरशिप से रिलेटेड सारी बातें किस में लिखी हुई हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। जैसे सड़क पे कैसे चलना है, तो ये बातें किस में लिखी हुई हैं, मोटर व्हीकल एक्ट में। एक्ट मतलब होता है कानून, ठीक है। ऐसी पार्टनरशिप से रिलेटेड सारी बातें कहाँ लिखी हुई हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। अगर पार्टनरशिप से रिलेटेड तुम्हें कोई भी बात ढूंढनी है तो इसमें ढूंढेंगे हम, इस एक्ट में ढूंढेंगे। क्लियर है। जैसे अकाउंट से रिलेटेड कोई बात ढूंढनी है तुमने, तो अकाउंट्स की बुक में तो देखोगे, इकोनॉमिक्स की बुक में थोड़ी देखोगे। क्लियर है। बिजनेस से रिलेटेड कोई बात देखनी है तो बिजनेस की बुक में देखोगे। ऐसी पार्टनरशिप से रिलेटेड अगर कोई बात देखनी है तो हम इस एक्ट में देखेंगे। क्लियर है, ठीक है। अब इस एक्ट ने सबसे पहले क्या करा है, इस एक्ट ने सबसे पहले तो डिफाइन किया कि भाई पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है। क्लियर है, पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है। तो सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट
1932 में, इंडियन सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में इन्होंने डिफाइन किया, डेफिनेशन दी, किसकी डेफिनेशन दी कि पार्टनरशिप एक्चुअल में किसको कहते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 4 के अंदर इन्होंने बताया कि पार्टनरशिप किसको कहते हैं। सेक्शन मतलब होता है धारा, अगर हिंदी की बात करूँ कहते हैं ना धारा ये लग गई, धारा वो लग गई। ठीक है, तो सेक्शन 4 के अंदर इन्होंने बताया कि भाई पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग उसकी डेफिनेशन क्या है, पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है। तो ये कहते हैं कि पार्टनरशिप क्या है कि रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। ठीक है, बुक में दे रखी है, रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन, रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन who agreed to share profits। ठीक है, आगे लिखा है लाइन, आगे लाइन लिखी है कि बिजनेस carried on by all or any of them acting for all ठीक है, ये डेफिनेशन लिखी हुई है पार्टनरशिप की। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, अगर ध्यान से देखो लिखा है रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। तो पार्टनरशिप में क्या होता है कि सिंगल बंदा तो पार्टनरशिप नहीं बना सकता है ना, दो या दो से ज़्यादा बंदे ही बना सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा पर्सन ही बना सकते हैं। तो टू और मोर पर्सन्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है। हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स, जो एग्री हैं कि भाई हम प्रॉफिट शेयर करेंगे आपस में। क्लियर है, जो इस बात पे एग्री हैं कि हम प्रॉफिट शेयर करेंगे। ठीक है, अच्छा प्रॉफिट लिखा है तो दैट मीन्स कि लॉसेस भी शेयर करेंगे। लॉसेस वर्ड नहीं लिखा ना, बट जहाँ प्रॉफिट वर्ड होगा इसका मतलब वो लॉसेस भी शेयर कर रहे हैं। ठीक है ना, ये याद रखना। आगे लिखा है बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब हम इससे देखेंगे, इस लाइन का मतलब क्या होता है। जैसे एक ए पर्सन है, ठीक है, इस पर्सन ने क्या करना है, इस पर्सन ने बिजनेस करना है डिफरेंट प्लेसेस में। इसने बिजनेस करना है दिल्ली में भी, इसने बिजनेस करना है मुंबई में भी। ठीक है, और अभी ये लुधियाना में है। ठीक है, अब ये क्या है कि हर जगह तो जा नहीं सकता है ना, तो इसने क्या करा, बी को इधर भेज दिया और सी को मुंबई भेज दिया। पास में आ गई, ए ने बी को भेज दिया कहाँ पे, दिल्ली में, और सी को कहाँ भेज दिया, मुंबई में। यहाँ तक क्लियर है, बी और सी को। अब ये चीज़ याद रखो कि जो ये जा रहे हैं ना बी और सी, इनको हम क्या कहेंगे, इनका नाम है आज से एजेंट। इनको क्या कहेंगे, एजेंट। ठीक है, और भेज कौन रहा है, ए को कहेंगे प्रिंसिपल। क्या कहेंगे, प्रिंसिपल। ठीक है, जो भेज रहा है वो कौन है, प्रिंसिपल, और बी कौन है, एजेंट। बी और सी दोनों कौन है, एजेंट। क्लियर है। अब बी और सी जब भी कोई डील करके आएंगे तो वो ए मानेगा, क्योंकि ए ने ही तो भेजा अपने बिहाफ पे। ए ने कहा है कि भाई मेरे बिहाफ पे तुम जाके डील करके आओ। तो बी और सी जो भी डील करके आएंगे उसको क्या वो मानेंगे, मतलब ए जो है वो मानेगा। क्लियर है। जैसे तुमने रामायण में भी देखा होगा ना कि रामायण में राम जी ने भाई जब वहाँ श्रीलंका पहुँच गए, है ना, लंका में पहुँच गए, तो उन्होंने क्या करा कि भाई एक बार पीस का मैसेज भेजा राम उनको। पीस का मैसेज भेजा किसके थ्रू, अंगद के थ्रू। अंगद, तो रामायण भी नहीं पता इसको हनुमान जी कह रहा है पीस का मैसेज भेजा किसके थ्रू, हनुमान जी भी तो सर गया ही था, अंगद के थ्रू भेजा भाई। अंगद गया। क्लियर है। अब यहाँ पे राम जी ने अंगद को भेजा कि भाई पीस का मैसेज लेके जाओ। क्लियर है, भाई शांति का प्रस्ताव लेके जाओ। तो रावण से, अब अंगद जब गया तो रावण से कुछ बहस वहस होगी उसकी, है ना, रावण से कुछ बहस होगी। फिर अंगद ने क्या कहा कि भाई मैं तुम्हारी सभा में पैर रख रहा हूँ और जो भी मेरा पैर हिला देगा मैं राम जी की तरफ से कहता हूँ कि वो अपनी हार मान के वापस चले जाएंगे। अब देखो राम जी ने जब इसको भेजा था अंगद को तो ये बातें नहीं कही थी कि तुम ऐसा करना, वहाँ जाके पैर रख देना, फिर कहना कि भाई जो मेरा पैर हिला देगा तो राम जी, ऐसी बातें नहीं कही थी। बट अंगद ने ये कहा, वहाँ पे डील करी कि भाई जो भी मेरा पैर हिला देगा तो मैं राम जी की तरफ से आपको प्रॉमिस करता हूँ कि वो वापस चले जाएंगे अपनी हार मान के। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो अंगद जो है वो एजेंट हो गया, ठीक है ना, राम जी ने भेजा था, और राम जी हो गए क्या, प्रिंसिपल। अब देखो
एजेंट अब यहाँ पे जो भी बातें कर रहा है, जो भी डील फाइनल करके आएगा, वो राम जी को माननी होती है अगर कुछ ऐसा हो जाता है। क्लियर है बात में? तो कहने का मतलब ये है कि प्रिंसिपल जो होता है, प्रिंसिपल जो इस एजेंट को भेज रहा है, अगर वो एजेंट कोई भी डील फाइनल करके आता है, भले प्रिंसिपल ने वो डील कही थी कि नहीं कही थी, वो मैटर नहीं करता, तो प्रिंसिपल को वो डील माननी पड़ेगी। ये चीज़ याद रखना। क्लियर है? अच्छा, अब इधर देखो ध्यान से कि भाई ऐसी पार्टनर ए बी सी 3 पार्टनर है। पार्टनर कितने? 3 पार्टनर है। अब ए सी ने क्या करा, ए और सी ने बी को भेज दिया और कहा कि भाई तुम डील करके आओ कोई। ठीक है, ए सी ने क्या करा, बी को भेज दिया और बी को कहा तुम डील करके आओ। तो यहाँ पे ए और सी क्या हो गए? प्रिंसिपल। और बी क्या हो गया? एजेंट। तो हम ये कहेंगे कि पार्टनर्स के बीच में कैसा रिलेशन होता है? प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशन होता है। ये चीज़ याद रखना। क्लियर है? 1 मार्क के क्वेश्चन में आता है। तो लिखा भी है यहाँ पे, देखो बिजनेस लिखा है, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, कैरिड ऑन बाय ऑल, कि भाई बिजनेस जो है वो सारे पर्सन चलाएंगे, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, और उनमें से कोई भी पर्सन कोई एक्ट करता है तो वो सब पे अप्लाई होगा। समझी बात? क्लियर है? ठीक है, तो डेफिनेशन समझ में आ गई कि रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन, और जो एग्री होंगे प्रॉफिट शेयर करने के लिए, और लास्ट में बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या है कि जो एजेंट, जो इस पूरी लाइन का मतलब यही है कि जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशन रहेगा। मतलब एक पर्सन अगर कुछ करता है तो वो दूसरे पे भी अप्लाई होगा, सब पे अप्लाई होगा। क्लियर है? पास में आ गई? और इसको, इस पूरी लाइन को एक सिंपल वर्ड में भी हम लिख देते हैं, एक सिंगल वर्ड में लिख देते हैं, म्यूचुअल एजेंसी। क्या नाम है? म्यूचुअल एजेंसी। याद रखना, इस पूरी लाइन को हम एक वर्ड में हम लिख देते हैं, म्यूचुअल एजेंसी। क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। इसके बाद फीचर्स देखेंगे थोड़े पार्टनरशिप के। ठीक है, फीचर्स में फर्स्ट फीचर है 2 और मोर पर्सन्स। ठीक है, 2 और मोर पर्सन्स, बस हमें इतना ही देखना है। तो इसमें जो मिनिमम पर्सन होते हैं वो होते हैं कितने? मिनिमम कितने होंगे? 2। मिनिमम 2 चाहिए, मैक्सिमम 50। मैक्सिमम। अब देखो मैक्सिमम कितने चाहिए, ये बात मैंने क्या कहा था जब चैप्टर स्टार्ट कराया था, मैंने ये बताया था कि भाई पार्टनरशिप से रिलेटेड सारी बातें किस में लिखी होंगी? पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। क्लियर? बट मैक्सिमम पर्सन कितने होने चाहिए ये बात वो लिखना भूल गए। मतलब ये बात किसी में 100 भी होते हैं सर। हाँ, वो मैं बताता हूँ अभी। तो मैक्सिमम कितने पार्टनर होने चाहिए ये बात वो लिखना भूल गए। किसमें? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये बात नहीं लिखी हुई कि कितने मैक्सिमम पार्टनर हो सकते हैं। बात में आ गई? लेकिन मैक्सिमम पार्टनर कितने होंगे ये बात लिखी तो हुई है। कहाँ पे? इंडियन कंपनीज एक्ट, याद रखना, 2014 13 इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। बात में आ गई कि नहीं? कि मैक्सिमम कितने पर्सन होंगे ये बात कहाँ लिखी हुई है? इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में। ठीक है, और उन्होंने कहा था 100। क्लियर है? लेकिन रूल 10 आया 2014 में, और उन्होंने कहा कि भाई रूल 10 2014 में आया, और उन्होंने कहा कि नहीं, अब से मैक्सिमम मेंबर कितने होंगे? 50 मैक्सिमम मेंबर। क्लियर है? रूल 10। अगर क्वेश्चन आ जाए कि एट प्रेजेंट मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं, तो तुम क्या कहोगे? 50। क्लियर है? एट प्रेजेंट अगर क्वेश्चन आ जाए तो मैक्सिमम मेंबर 50। समझी बात? अच्छा, आगे देखो, इसी के अंदर ध्यान से देखो। क्लियर हो गया? तो मिनिमम कितने होने चाहिए? 2 और मैक्सिमम 50। मैक्सिमम 50 कहोगे तुम। ठीक है, और ये बात कहाँ लिखी हुई है? सबसे इंपॉर्टेंट, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में। ठीक है, इसके बाद देखो कौन कौन से पर्सन्स हैं जो पार्टनर नहीं बन सकते। ठीक है ना, ऐसे पर्सन कौन कौन से? नॉट एलिजिबल फॉर पार्टनर्स। सर इसमें 100 है ना? किसमें? इंडियन कंपनीज एक्ट। हाँ, उसी में 2014 में उसने रूल चेंज कर दिया कंपनीज एक्ट में ना। नॉट
एलिजिबल फॉर पार्टनर्स। ठीक है, पार्टनर्स के लिए कौन से पर्सन एलिजिबल नहीं है। क्लियर है, हम ये देखना चाह रहे हैं कि पार्टनर्स के लिए कौन कौन पर्सन एलिजिबल नहीं है, मतलब कौन कौन से पर्सन पार्टनर नहीं बन सकते। तो फर्स्ट है अनसाउंड माइंड वाला, पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, ऐसे पर्सन जिसका अनसाउंड माइंड है। ठीक है, तो ऐसे पर्सन जिनका अनसाउंड माइंड है, अनसाउंड माइंड मतलब सुनते नहीं, ये मैं सर ने बताया था, भूल गया। जिसका दिमाग सही नहीं है, जिसकी कैपेबल नहीं है, पावर सोचने की समझने की शक्ति नहीं है, ठीक है ना, जो पागल कह सकते हो आप। ठीक है, तो ऐसे पर्सन्स को हम पार्टनर नहीं बना सकते, क्योंकि उसके साथ तो तुम कुछ भी धोखाधड़ी कर लोगे, है ना। वहाँ पे लिख दो सोचने समझने की। क्लियर है, अनसाउंड माइंड लिखा हुआ है। इसके बाद पर्सन्स डिसक्वालिफाइड बाय लॉ, पर्सन्स डिसक्वालिफाइड बाय लॉ, ऐसे पर्सन्स जिनको कानून ने कह दिया है कि भाई तुम्हारे साथ कोई भी डील नहीं करेगा। क्लियर, डिसक्वालीफाई कर दिया। जैसे कोई टेररिस्ट वगैरह है, ठीक है, कोई ड्रग सप्लाई करता था, तो उस पर्सन के साथ भी तुम पार्टनरशिप नहीं बना सकते। ठीक है, तो कोई किसके साथ, अनसाउंड माइंड वाले के साथ, और जो डिसक्वालीफाइड बाय लॉ है। क्लियर है, ऐसा पर्सन। अच्छा, बात यहाँ पे ये आती है कि जिसकी एज 18 साल से कम है, जिसकी एज 18 साल से कम होती है उसे कहते हैं माइनर। ठीक है, बिलो एज वाले को क्या कहते हैं, बिलो एज 18 उसको क्या कहते हैं, माइनर। ठीक है, और अबव एज वाले को क्या कहते हैं, अबव 18 एज को क्या कहते हैं, मेजर। इसको मेजर कह देते हैं। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि क्या माइनर पार्टनर बन सकता है। माइनर, हाँ, जिसकी 18 साल से उम्र कम है। नहीं बन सकता है। बन सकता है, यस सर। अच्छा, फिर अप्लाई करो, है ना। चलो, 18 साल से जिसकी एज कम है वो भी पार्टनर बन सकता है। ठीक है ना, यस। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन आ जाता है ऐसे 1 मार्क्स में, कैन माइनर बी ए पार्टनर, माइनर बी ए पार्टनर, अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए तो इसका आंसर तुम क्या लिखोगे, यस। यस, कि माइनर भी पार्टनर बन सकता है। यस, अगर सर रीजन पूछ लिया फिर, माइनर कैन बी कम ए पार्टनर फॉर ओनली बट ओनली शेयर, ये लिख लो, पार्टनर बट ओनली शेयर प्रॉफिट्स ऑफ ए फर्म, प्रॉफिट्स ऑफ ए फर्म। माइनर पार्टनर तो बन सकता है, लेकिन वो क्या करेगा, ओनली प्रॉफिट शेयर करेगा फर्म पे। ठीक है, ओनली क्या शेयर करेगा, प्रॉफिट्स ऑफ ए फर्म। बात में आ गई, लॉसेस शेयर नहीं करेगा। ठीक है, और इसके बाद देखो, इसके बाद सेकंड पॉइंट कि भाई एग्रीमेंट फीचर्स का। फर्स्ट पॉइंट तो हो गया 2 और मोर पर्सन, उसमें था मिनिमम 2 पर्सन, मैक्सिमम 50। ठीक है ना, और फिर था कि भाई कौन कौन से डिस्क्वालीफाइबल वो हैं, तो कौन कौन से हैं, अनसाउंड पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, और माइनर बिकम पार्टनर बन सकता है। एग्रीमेंट, अब एग्रीमेंट याद रखना, एग्रीमेंट किस फॉर्म में होता है, या तो रिटन फॉर्म में होगा या फिर ओरल, दोनों वैलिड है। और ओरल। ठीक है, या तो रिटन की फॉर्म में या ओरल की फॉर्म में हो सकता है। और एग्रीमेंट जो है वो नॉट कंपलसरी है, मतलब पार्टनर्स की मर्जी है, वो बनाना चाहते हैं बनाएं, नहीं बनाना चाहते ना बनाएं। क्लियर, डिस्प्यूट हो गए, फिर लड़ाई झगड़े होंगे तो रिटर्न एग्रीमेंट को वैलिड माना जाएगा। इन केस ऑफ डिस्प्यूट, अगर लड़ाई झगड़े होते हैं, डिस्प्यूट का मतलब लड़ाई झगड़े होते हैं, तो रिटर्न एग्रीमेंट को वैलिड माना जाता है। ठीक है, रिटर्न एग्रीमेंट को वैलिड माना जाता है, क्योंकि ओरल बात पे तो कोई भी पलट सकता है ना कि मैंने तो ये कहा ही नहीं। ठीक है, चलो एग्रीमेंट के बाद थर्ड पॉइंट है इसका, लॉफुल बिजनेस, कि जो भी बिजनेस तुम करो वो कानून के दायरे में रह के करो, मतलब कोई भी इलीगल बिजनेस आपने नहीं करना। ठीक है, जैसे ड्रग सप्लाई कर रहे हो, ये कर रहे हो पार्टनरशिप बना के, ऐसा नहीं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग पता है,
कि जो पार्टनर्स होंगे वो आपस में डिसाइड कर लेंगे कि कितना प्रॉफिट कितना कौन सा पार्टनर लेगा, मतलब 50-50% शेयर कर रहे हैं, 70-30 कर रहे हैं, क्लियर है। तो कुछ एग्रीड रेशो आपस में बना लेंगे, प्रॉफिट शेयर होंगे, प्रॉफिट शेयर्स एट एन एग्रीड रेशो, जो भी जिस रेशो पे वो एग्रीड होंगे, एग्री होंगे, हाँ हम ही होगी उनकी, है ना, तो उसी रेशो में वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, प्रॉफिट शेयर्स एट एन एग्रीड रेशो, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ अगर मैं फीचर बोलूँ तो वही म्यूचुअल एजेंसी वाला, और ये मैं दोबारा समझाऊंगा नहीं। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है कि पार्टनर्स के बीच में कौन सा रिलेशन रहेगा, प्रिंसिपल या एंड फिर एजेंट वाला, रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, पार्टनर्स, कैसा रिलेशन रहेगा, प्रिंसिपल एंड एजेंट का, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया। तो 5 फीचर हैं, पहला 2 और मोर पर्सन, फिर दूसरा एग्रीमेंट नॉट कंपलसरी है, रिटर्न और ऑर्डर हो सकता है, लॉफुल बिजनेस, बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग और म्यूचुअल एजेंसी, क्लियर है। इसके बाद